साथ साथ एक है जो देवताओं का या सर्पों का चित्र जो है एक डलिया में रखकर जो भिक्षा मांगते थे, लोगों से पैसा मांगते थे, उनको अदिति कौशिक शब्द का इस्तेमाल किया गया है। इसको ध्यान में रखिएगा। मैं यहाँ ऊपर लिख दे रहा हूँ अदिति कौशिक। अदिति कौशिक। ठीक है, ये किसको जो आजकल भी हम देखते हैं कि सर्प को एक डलिए में रखकर वो लोगों के सामने आते हैं और उससे कुछ भिक्षा के रूप में पैसे की चाह रखते हैं। तो वो कहने वाले कौन से थे? वहाँ पर अदिति कौशिक कहलाते थे। हम एक बार पूरा इसको रिपीट करते रहे, जिसको आपको लिखना हो लिख लीजिएगा। वहाँ मनोरंजन के लिए नट थे, गायक थे, नर्तक थे, वादक थे। इसके साथ साथ तमाशा दिखाने वालों को कुशीलव कहा गया है। रस्सी पर करतब दिखाने वालों को प्लवक कहा जाता था। मदारी को शौभिक कहा जाता था। विभिन्न प्रकार की बोलियों से मनोरंजन करने वाले लोग वाग जीवन कहलाते थे। ठीक है, और नाटक करने वालों को जो पुरुष थे उनको रंगोपजीवी कहा गया है, और जो महिलाएं नाटक में भाग लेती थी उनको रंगोपजीवनी कहा गया है। जादूगर को कुहक शब्दावली प्रयोग किया गया है, और अदिति कौशिक उनके लिए है कि जो डलिए में किसी देवता की मूर्ति रखकर या सर्पों की मूर्ति रखकर पैसे की मांग करते थे, उनको अदिति कौशिक कहा गया। ठीक है, ये आज हमारे सामाजिक जीवन की चर्चा हमने मौर्यकालीन की है। अब हम इसके बाद आते हैं इनके आर्थिक जीवन पर। आर्थिक जीवन में जो प्रथम है आपका है वो कृषि। कृषि के लिए मैंने देखा, अब सामाजिक जीवन में मैंने चर्चा किया था। इसके साथ साथ आप पहला देखिएगा कि जो भूमि होती थी उस भूमि को क्रस्ट और अक्रस्ट दो भागों में बांटी गई थी। क्रस्ट को जोती गई भूमि, जोती गई वो क्या कहलाती थी? क्रस्ट कहलाती थी। अक्रस्ट कौन सी थी? बिना जोती हुई, बिना जोती भूमि, वो अक्रस्ट कहलाती थी। इसके साथ साथ एक भूमि और थी, वो अदेव मात्रक, अदेव मात्रिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। इसको मैं इसके सामने वेरी इंपॉर्टेंट लिख दे रहा हूँ। अदेव मात्रक बिना वर्षा के अच्छी फसल पैदा करने वाली भूमि, वो क्या कहलाती थी? अदेव मात्रक कहलाती थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इसकी चर्चा की गई है। ठीक है, तो बिना वर्षा के अच्छी फसल पैदा करने वाली भूमि अदेव मात्रक कहलाती थी। ठीक है, अब हम इसके साथ साथ देखते हैं कि कौन कौन सी फसल उगाई जाती थी। फसल के विषय में मैंने चर्चा कर लिया कि गेहूं है, धान है, और दाल के कई प्रकार हैं, सरसों है, ये सब चीज़ें वहाँ पर उगाई जाती थी। इसके साथ साथ क्या होता था कि हम देखते हैं कि वहाँ पर आपके व्यवसाय के रूप में, उद्योग के रूप में कई तरीके के व्यवसाय और उद्योग प्रचलित थे। इसके पहले जब हम केंद्रीय आपके उसको अधिकारियों का एक जो वर्ग की चर्चा हमने की थी, तो वहाँ हमने देखा है कि विभिन्न व्यवसायों पर राज्य सरकार का या केंद्र सरकार का अधिकार होता था। ठीक है, यानी कि राजा विभिन्न व्यवसाय को स्वयं नियंत्रित करता था अपने अधिकारियों के माध्यम से। ठीक है, जैसे वहाँ पे संस्थागार हुआ, ठीक है, पन्याध्यक्ष हुआ जो व्यापार वाणिज्य का अध्यक्ष होता था। ठीक है, संस्थागार जो होता था जो उसके द्वारा ही समस्त वस्तुओं को उसकी अनुमति से ही बेची जा सकती थी, उसे संस्थागार शब्द कहा गया था। ठीक है, पन्याध्यक्ष शब्द का प्रयोग हमने किया है।
और उसके बाद वहाँ पे लवण अध्यक्ष शब्द का प्रयोग किया गया है, जो नमक का अध्यक्ष कहलाता था। ठीक है, इस तरीके से हम देखते हैं कि कई उद्योगों पर राज्य का स्वयं अधिकार रहता था, और वहाँ पर उद्योग के रूप में आपके धातु कर्म, काष्ठ कर्म, इसके साथ साथ आपके मृद भांड उद्योग और वस्त्र उद्योग और चर्म उद्योग, चमड़े का कार्य करने वाले। ठीक है, ये मौर्य काल के प्रमुख उद्योग थे, और उन उद्योगों में सबसे प्रमुख उद्योग आपका था वस्त्र उद्योग। ठीक है, वस्त्र हमारे यहाँ उस समय आपके सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र, ऊनी वस्त्र, सभी वस्त्रों का उत्पादन होता था। सूती वस्त्र के रूप में आपके दक्षिण भारत का मदुरै क्षेत्र, फिर आपका काशी, कौशाम्बी, और फिर आपका अवंती, कलिंग, बंग, ये सब सूती वस्त्र के प्रमुख केंद्र थे। आप ध्यान में रखिएगा कौन कौन से केंद्र थे। तो ये हमारे धातु उद्योग, काष्ठ उद्योग, मृदभांड उद्योग, वस्त्र उद्योग और चर्म उद्योग की चर्चा हमने यहाँ पर की है। इसके बाद हम देख रहे हैं कि सेंटर कौन कौन से थे जहाँ पर इन चीज़ों को निर्मित किया जाता था। तो हम सूती वस्त्र के रूप में देखते हैं। सूती वस्त्र जो मौर्य काल का सबसे प्रमुख उद्योग था, वह उद्योग कहाँ, नीचे की तरफ हम देखते हैं तो मदुरै में, कलिंग, ठीक है, और उसके बाद आपका बंगाल में, ठीक है, और फिर आपका काशी, कौशाम्बी और उज्जैन और अपरांत को कोंकण तट, ठीक है, ये हमारे प्रमुख सूती वस्त्र उद्योग के केंद्र थे। इसके साथ साथ जो रेशमी वस्त्र होते थे, रेशमी वस्त्र, वो हमारे बंग और पुंड्रवर्धन, बंग और पुंड्र, ठीक, और कलिंग, ये हमारे रेशमी वस्त्र होते थे। ठीक है, इसके साथ साथ उस समय ये रेशमी वस्त्र, चीन का जो वस्त्र होता था, चीन से भी हमारे व्यापारिक संबंध थे। उन चीनों में चीन का जो वस्त्र होता था उनको चीन पट्ट कहा जाता था, और वहाँ के जो रेशम वस्त्र सबसे फेमस था उसे कौशेक नाम से जाना जाता था। कौशेक, ये चीन का रेशमी वस्त्र था, और वहाँ के जो वस्त्र थे उनको चीन पट्ट नाम से जाना जाता था। ठीक है, ये हमारे प्रमुख केंद्र थे इसके। और इसके बाद हम आते हैं व्यापार वाणिज्य के क्षेत्र में। व्यापार वाणिज्य कैसा वहाँ पे था? व्यापार के क्षेत्र में हम देखते हैं कि जो हमारे शिल्प उद्योग थे, ठीक है, यानी कि जो सूती वस्त्र हैं और तमाम तरीके के उद्योग थे, उन उद्योगों का जो नियंत्रण होता था वो श्रेणियों के माध्यम से होता था। व्यापार किससे किया जाता था? श्रेणियों के माध्यम से। ठीक है, जो संगठन होते थे वो श्रेणी कहलाते थे, और इसके जो प्रमुख होते थे वो श्रेष्ठ कहलाते थे। प्रमुख जो होते थे इसके श्रेणी के, वो श्रेष्ठ कहलाते थे। इन्हीं के माध्यम से हमारे व्यापार संचालित होते थे। व्यापार आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार का व्यापार किया जाता था, और दोनों व्यापार काफी समृद्ध थे। आंतरिक व्यापार में हम जब देखते हैं तो व्यापारियों का जो वर्ग है, ठीक है, वो विभिन्न उत्तर से दक्षिण, पश्चिम से उत्तर, पश्चिम से पूरब, इस तरफ व्यापारियों का वर्ग एक समूह में चलता था। ठीक है, तो हम देखते हैं उस समय जो व्यापारी जो महत्वपूर्ण थे, ठीक है, उनमें कौन कौन सा मार्ग था। पहला आप देखिएगा, ये पहला मार्ग आपका उत्तर पश्चिम में पुष्कलावती से लेकर पुष्कलावती, ये तक्षशिला कह सकते हैं, तक्षशिला, ठीक है, यहां से होता हुआ
और पुष्कलावती होता हुआ कहाँ आता था? ताम्रलिप्त तक। ताम्रलिप्त, ये ताम्रलिप्त आपका पश्चिम बंगाल में पड़ता है। यानी कि जो पहला फेमस मार्ग था जिसको उत्तरापथ के नाम से जाना जाता था, उत्तरापथ के नाम से जाना जाता था, वो तक्षशिला से शुरू होकर पुष्कलावती होता हुआ कहाँ आता था? ताम्रलिप्त तक आता था। ये बहुत बड़ा एक मार्ग था। ठीक है। दूसरा एक प्रमुख मार्ग था जो पाटल से लेकर पश्चिम में, पाटल से कौशाम्बी तक, एक अन्य मार्ग था। तीसरा मार्ग आपका था दक्षिण में प्रतिष्ठान से लेकर उत्तर में श्रावस्ती तक, और एक आपका चौथा मार्ग था जो महाराष्ट्र के भृगुकच्छ से लेकर उत्तर में मथुरा तक। ये प्रमुख मार्ग हमारे थे। ठीक है। प्रतिष्ठान से लेकर जो श्रावस्ती तक था उसको दक्षिणापथ मार्ग कहा गया है। दक्षिणापथ मार्ग इसको कहा गया। कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र में इस दक्षिणापथ मार्ग को सबसे अच्छा मार्ग बताया था। ठीक है। उसका कहना था कि इस मार्ग से दक्षिण के हीरे, जवाहरात, मोती, शंख उत्तर भारत की तरफ उसका निर्यात किया जाता था, उत्तर भारत की तरफ उसको ले जाया जाता था, और उत्तर से आपके वस्त्र और घोड़े वो दक्षिण भारत की तरफ ले आए जाते थे। ठीक है। इस मार्ग को काफी अच्छा माना किसने? कौटिल्य ने। इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है। दक्षिणापथ मार्ग, और वो कहाँ से जाता था? प्रतिष्ठान से लेकर श्रावस्ती तक। ठीक है। मार्ग के विषय में कभी क्वेश्चन आ सकता है, मार्ग कहाँ से कहाँ तक था? तो पहला मार्ग कहाँ से? तक्षशिला से लेकर ताम्रलिप्त तक। दूसरा मार्ग कहाँ से? पाटन से लेकर कौशाम्बी तक। तीसरा मार्ग प्रतिष्ठान से लेकर श्रावस्ती तक, और चौथा मार्ग भृगुकच्छ से लेकर मथुरा तक। ठीक है। अब हम इसके साथ साथ देखते हैं कि हमारे वैदेशिक संबंध, ये तो आंतरिक आपका व्यापार हो गया। वैदेशिक व्यापार में देखते हैं किन किन देशों के साथ थे। मुख्यतः जो व्यापार था वो पश्चिम के देशों के साथ था, वैदेशिक व्यापार। ठीक है। पश्चिम के देशों के साथ, पश्चिम में क्या था? रोम था, सीरिया और मिस्र। ये महत्वपूर्ण हमारे देश थे जिनके साथ साथ और अन्य खाड़ी के देश, ठीक है। रोम, सीरिया और मिस्र, यहाँ से हमारे व्यापार संपन्न होते थे। व्यापार में देखिए निर्यात की वस्तु क्या होती थी? निर्यात किसका किया जाता था? हाथी दांत की वस्तुएं, हाथी दांत की बनी वस्तुएं। ठीक है। और इसके साथ साथ कछुए का, रंग, फिर नील, बहुमूल्य लकड़ी, और इसके साथ साथ सीपी और शंख। ठीक है। इनका निर्यात हमारा किया जाता था किन देशों को? पश्चिम के देशों को। और पश्चिम के देशों से मुख्यतः आयात क्या होता था? आयात क्या किया जाता था? घोड़े का, शराब का और दास का। ठीक है। इनका हमारे यहाँ आयात किया जाता था। और निर्यात किसका? हाथी दांत की बनी वस्तुओं का, कछुए का, रंग का, नील का, बहुमूल्य लकड़ी का, सीपी का और शंख का। ठीक है। और किससे संबंध होते थे? रोम से, सीरिया से, मिस्र से। आपने एक देखा होगा, मैंने आपको इसके पहले बिंदुसार के शासन काल में एक उसका जो दूत आया था डायमेकस, ठीक
ठीक है, यानी कि कहाँ का शासक था, सीरिया का शासक था। एंटियोकस का दूत था डायमेकस, ठीक है, वो आया था। और दूसरा मिस्र का शासक कौन था, टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस, जिसका दूत अशोक के समय में डायनोसियस उसका नाम था, वो हमारे यहाँ आया था। यानी कि हमारे जो वैदेशिक संबंध थे, राजनयिक संबंध थे, वो इन देशों से कायम थे। एक ध्यान और रखिएगा, क्योंकि बार बार पूछा जाता है कि डायमेकस किसके शासनकाल में आया और कहाँ से आया, और डायनोसियस किसके शासनकाल में आया और कहाँ से आया, तो दोनों आप नोट कर लीजिएगा। मैं शायद चर्चा किया हूँ आप लोगों से। डायमेकस सीरिया का था, उसका शासक उस समय एंटियोकस फर्स्ट था, बिंदुसार के शासनकाल में आया था। डायनोसियस मिस्र का था, उस समय उसका शासक टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस था, ठीक है, वो अशोक के शासनकाल में आया था, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। आज हमने वैदेशिक व्यापार भी आपको बताया। इसके साथ जो वैदेशिक व्यापार करते थे, उनको जो कारवां का जो प्रमुख रहता था, वो सार्थवाह कहलाता था, सार्थवाह, ठीक है, विदेशी व्यापार के कारवां का प्रमुख, या विदेशी जो व्यापार होता था, ठीक है, उसका जो दल रहता था, दल, ठीक है, उसको सार्थ कहा जाता था। जो दल रहता था उसे सार्थ कहता था, और इसका जो प्रमुख रहता था वो सार्थवाह कहलाता था, सार्थवाह, ठीक है। तो आज इसके हम आर्थिक स्थिति पर, विभिन्न पहलुओं पर हम लोगों ने आज चर्चाएं की, ठीक है। इतना ध्यान रखिएगा तो आपके प्रीलिम्स क्वेश्चन गलत होने की संभावना काफ़ी कम रहेगी आपकी, ठीक है। इसके साथ साथ थोड़ा सा चर्चा हम आपके धार्मिक स्थिति पर कर लेते हैं कि धार्मिक मौर्य काल में धर्म कैसा था, धर्म में कौन कौन से धर्म अपनी जगह बनाए रखने में सफल थे, ठीक है। तो हम देखते हैं कि इसके पहले 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 3री शताब्दी ईसा पूर्व तक, यानी कि BCE तक, 600 से लेकर 300 BCE तक, ठीक है, हमने देखा कि ब्राह्मण धर्म का बहुत महत्व था, ब्राह्मण धर्म, ठीक है, का महत्व अधिक था। मौर्य साम्राज्य की स्थापना के बाद देखते हैं कि यह इस धर्म की अस्तित्व में तो बना रहा, ठीक है, लेकिन हमने देखा कि इसके जो विभिन्न बड़े बड़े यज्ञ का आयोजन किया जाता था और बहुत बड़े बड़े कर्मकांडों का यहाँ पर समाज में काफ़ी प्रचार प्रसार था, उसमें काफ़ी कमी हमको दिखाई देती है। यानी कि यहाँ पर हम देखते हैं कि मौर्य काल में ब्राह्मण धर्म भी अस्तित्व में था, इसके साथ साथ आपका बौद्ध धर्म भी था, बौद्ध धर्म, और इसके साथ साथ आपका जैन धर्म और आजीवक और अन्य प्रकार के संप्रदाय, जैसे चारवाक लोकायत संप्रदाय जैसे था, ठीक है, यावत जीवेत सुखम जीवेत रणम कृत्वा घृतम पिबेत, जिनका प्रमुख मंत्र था, वो भी हमारे यहाँ अस्तित्व में था। सांख्य दर्शन के लोग, विशांक के लोग भी थे, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन मुख्यतः क्या था, ब्राह्मण धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और आजीवक। हमने देखा अशोक के शिलालेख में भी इनकी चर्चा की गई है, ठीक है, जैन धर्म के विषय में भी, और आपके आजीवक संप्रदाय को विभिन्न जो गुफाएं दान में दी गई है वो भी हमारे सामने यहाँ प्रस्तुत है। बस केवल ब्राह्मण धर्म में कमी क्या आई थी, ब्राह्मण धर्म का जो अस्तित्व था वो ऊपरी वर्ग के, जो वर्ण के लोग थे, जैसे ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ग के लोग थे, उसमें काफ़ी प्रचलित था, ठीक है। लेकिन कर्मकांडों के क्षेत्र में और यज्ञों की जो अधिकता थी, बृहद यज्ञ आयोजित किए जाते थे, उन कर्मकांडों के क्षेत्र में यहाँ कमी दिखाई। इसके साथ हमने बौद्ध धर्म देखा। जैन धर्म के विषय में चर्चा कर लेते हैं। जैन धर्म को चंद्रगुप्त मौर्य, आपने देखा लास्ट मोमेंट पे वो श्रवणबेलगोला में जाकर संलेखना विधि द्वारा अपने प्राण को त्याग कर रहा है, ठीक है, जैन धर्म का वो अनुयायी था। इसके बाद आजीवक धर्म देखते हैं। आजीवक धर्म में आपके बिंदुसार आते हैं, और उसके बाद दशरथ भी आते हैं, और फिर अशोक भी आते हैं। नागार्जुनी पहाड़ी आजीवक संप्रदाय के लोगों को दान देने का उल्लेख प्राप्त होता है। उसके साथ साथ वो बराबर पहाड़ी अशोक के द्वारा दान देने का उल्लेख प्राप्त होता है, और नागार्जुनी पहाड़ी दशरथ के द्वारा दान देने का उल्लेख प्राप्त होता है गुफाओं को, ठीक है। और बिंदुसार तो आजीवक संप्रदाय का था ही। उसी के शासनकाल में पिंगल वत्स जीव नामक एक प्रमुख आचार्य हुए, ठीक है, जिनके बारे में कहा गया बिंदुसार ने इसे अपना उत्तराधिकारी तय करने का
अधिकार सौंपा था कि आप इसको तय करें कि हमारा उत्तराधिकारी कौन हो सकता था। उसने अशोक का नाम सुझाया था, जबकि बिंदुसार इस पर सहमत नहीं था। उसने सुसीम के नाम की चर्चा की थी। ठीक है, बहरहाल अशोक शासक हुआ। इस तरीके से हम देखते हैं कि जैन धर्म और आजीवक भी था। बौद्ध धर्म की महत्ता हम देखते हैं कि अशोक का बौद्ध धर्म के प्रति गहरा लगाव। कहा जाता है कि अशोक को मुगल पुत्रतिश, उपगुप्त, निग्रोध, ठीक है, पाल पंडित और समुद्र ने किसमें दीक्षित किया था? बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। ठीक है, बौद्ध धर्म की कई चीज़ें उसके धम्म में समाहित हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म के मत का प्रचार करने के लिए उसने विभिन्न क्षेत्रों में अपने दूत को भेजा था। ठीक है, जैसे उसने महेंद्र को, संघमित्रा को लंका भेजा था। इसके साथ साथ आपको मध्यम को हिमालय क्षेत्र में भेजा था, मध्यांतिक को भेजा था, महारक्षित को भेजा था, सोन और उत्तरा को स्वर्ण भूमि पर भेजा था, बर्मा, म्यांमार, जहां उसका अपना प्रचार प्रसार करना चाहता था। तो इस तरीके से देखते हैं कि हमें चारों धर्म का अस्तित्व यहाँ पर प्राप्त होता है। लेकिन बौद्ध धर्म को जो शासकीय महत्ता प्राप्त कर लिया था, ठीक है, और उसका प्रचार प्रसार अन्य क्षेत्रों में भी हो रहा था, ठीक है, वो यहाँ पर काफ़ी प्रभुता के साथ अपनी स्थापना करने में सफल रहा था। ठीक है, और इसी के समय में आपने देखा होगा कि द्वितीय जो है बौद्ध संगीत, तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन भी अशोक के समय हुआ था। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म को काफ़ी महत्ता यहाँ पे प्राप्त थी। ब्राह्मण धर्म थोड़ा सा उतार की स्थिति में था, लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि पुष्यमित्र सिंह ने पुनः अशोक साम्राज्य का जो विनष्ट करने के बाद, अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करने के बाद पुनः जो शुंग वंश की स्थापना की थी, वह ब्राह्मणवादी वर्चस्व की स्थापना के रूप में इतिहासकारों ने उसे देखा है। ठीक है, तो इस तरीके से समस्त धर्म यहाँ पर थे। ठीक है, तो आज हमने मौर्य साम्राज्य के विषय में सारी चर्चाएं करीब करीब हो चुकी हैं। राजनीतिक स्थिति, प्रशासनिक स्थिति, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, ठीक है, इसके विषय में हम लोगों ने काफ़ी वार्ता कर लिया है। और इतना आप लोग तैयार कर लें, और इसमें कुछ और नवीन चीज़ें अगर दिमाग में आएगी तो हम आपको बता देंगे। लेकिन बहरहाल इतना आपके लिए मौर्य साम्राज्य के लिए पर्याप्त है। बस मौर्य साम्राज्य में एक चीज़ और भी है, मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण क्या कारण थे, इसकी चर्चा मैं बाद में करते हुए फिर मौर्य उत्तर काल में आपको ले चलूँगा नेक्स्ट आपके लेक्चर में। ठीक है, तो आज यहीं पर समाप्त करते हैं इसको, और कल मैं आपको मौर्य उत्तर युग में प्रवेश कराऊंगा कि उस समय की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति क्या थी और कैसे परिवर्तित हुई। ठीक है, तो आज यहीं पे इसको विराम देते हैं। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ आपको शुभ रात्रि।